Hello everyone, welcome back to the channel. तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफ़र ऑफ एसेट टू सेटल लाइबिलिटी तक कंप्लीट कर दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करा था और अगर हमें किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है तो उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड और जो कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है उनकी किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आज अगर मैं देखूँ तो ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी जो हम कर चुके हैं, एसेट का रियलाइजेशन, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी जो हम कर चुके हैं, अनरिकॉर्डेड एसेट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हम कर चुके हैं। अब लास्ट पोर्शन बचा है रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। उसके बाद सिर्फ क्लोजिंग होगी रियलाइजेशन की, जो कि बहुत छोटा सा है, एंड इस तरीके से हम रियलाइजेशन को पूरे तरीके से खत्म कर लेंगे। मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशन भी कराई हैं, आज एक और इलस्ट्रेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे एंड लेजर भी हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। इलस्ट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन बोलती है पास दी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म ऑफ अ पार्टनर ए एंड बी। अब ऑल्दो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एंड तभी उसका जवाब देंगे। अगर वो अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से रिलेटेड नहीं हुआ तो आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, क्या मुझे ट्रांसफर एंट्री करनी है, क्या मुझे ट्रांसफर एंट्री नहीं करनी है। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी है तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रांसफर एंट्री करनी नहीं है, क्योंकि वो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, हमें सिर्फ पेमेंट या रियलाइजेशन की एंट्री मारनी है। पहला पॉइंट क्या है, ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ इन दी बुक्स वॉज सोल्ड फॉर 20,000। एक ओल्ड फर्नीचर था जिसको बुक्स में हम राइट ऑफ कर चुके हैं, जो बुक्स में राइट ऑफ हो चुका है, जिसकी हमें बेच के 20,000 रुपये मिल गए। तो अनरिकॉर्डेड एसेट था जिसको हम राइट ऑफ मतलब खत्म कर चुके थे, अब हमें उसके पैसे मिले हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन को हमें क्रेडिट करना है। तो इसकी जो एंट्री क्या बनेगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर नॉट एग्जिस्टिंग इन दी बुक्स सोल्ड। मैं अगर आपको इसके पॉइंट्स दिखाऊं जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, वो क्या थे कि अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज डेबिटेड टू कैश या बैंक अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी अमाउंट किसी अनरिकॉर्डेड एसेट से रियलाइज होता है तो कैश या बैंक में वो डेबिट हो जाता है एंड रियलाइजेशन उससे क्रेडिट हो जाता है। मैंने कल आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके भी समझाया था वीडियो में, ठीक है, पिछली वीडियो में। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है जेड एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 10,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। जेड मेरा एक कस्टमर था जिसको मैं बैड डेट्स घोषित कर चुका था, यानी कि मैं अपने उससे बुक से हटा चुका था कि अब वो मेरा डेटर नहीं है, मुझे उससे कुछ भी पैसा रियलाइज नहीं होने वाला है। इन द प्रीवियस ईयर जिसने मुझे 70% अमाउंट पे कर दिया, 10,000 का था जिसने मुझे 70% पे कर दिया, यानी कि मुझे 7,000 रुपये उसने पे कर दिए। तो मैं एंट्री क्या मारूंगा, मेरे पास कैश आएगा और रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दूंगा। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 7,000 डेट रिटर्न ऑफ नाउ रिसीड, जो डेट में राइट ऑफ कर चुका था उससे मुझे पैसा मिल गया। थर्ड पॉइंट क्या कहता है क्वेश्चन का, अब मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगा। ए एग्री टू टेक फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ फर्म एट 50,000। ए फर्म की गुडविल लेके जाता है 50,000 में, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अनरिकॉर्डेड एसेट है। अगर कोई भी पार्टनर किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट को लेके जाता है तो हम पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हैं। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लास्ट क्लास देख लीजिए, तभी आप इस इलस्ट्रेशन के साथ लिंक कर पाओगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 अनरिकॉर्डेड गुडविल टेकन बाय ए। क्लियर है यहाँ तक। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ। अच्छा, आप एक बात पूछना कि सर इतने जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो आप डिसोल्यूशन में। तो माय डियर फ्रेंड्स की डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, मोर देन दी क्वेश्चन जो लेजर बेस्ड हो। मतलब लेजर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन जर्नल एंट्री के कंपेरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, पास्ट ईयर सैम्पल पेपर भी करवाऊंगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन जो सीबीएसई पूछता है वो जनरल एंट्री से रिलेटेड होता है। लेजर के भी पूछता है, रियलाइजेशन अकाउंट भी बनवाता है, लेकिन मोर उसका फोकस जनरल एंट्री पे रहता है। एंड रियलाइजेशन एक ऐसा चैप्टर है, डिसोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है, आई एम सॉरी, जिसमें जनरल एंट्री पे ज़्यादा फोकस रखना पड़ता है। अगला पॉइंट है, देयर वॉज एन ओल्ड कंप्यूटर विच हैड बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, इट इज टेकन बाय बी अ पार्टनर एट द एस्टिमेटेड प्राइस लेस देन 30%।
एक कंप्यूटर था जो बहुत पुराना था, जिसको मैं राइट ऑफ कर चुका हूँ। राइट ऑफ मतलब डेप्रिशिएट करके, ख़त्म करके जीरो कर चुका हूँ उसकी वैल्यू, जिससे मुझे एस्टिमेटेड था कि अगर मैं बेचूंगा भी स्क्रैप तो भी मुझे 5,000 मिल जाएंगे। तो वो बी लेके चला गया और बी ने उससे 30% कम में लेके चला गया, मतलब 5,000 में से 30% आपको हटाना पड़ेगा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन कैसे करी है, 5,000 का 30% निकाला यानी कि 1,500। 5,000 में से मैंने 1,500 माइनस कर दिया तो अमाउंट बची 3,500। तो 3,500 रुपये बी देगा फर्म को, या हम उसकी कैपिटल से कम कर लेंगे तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे और रिलायशन को क्रेडिट कर देंगे। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन अकाउंट 3,500 कंप्यूटर रिटर्न ऑफ टेकन बाय बी। कंप्यूटर राइट ऑफ जो हो गया था वो बी लेके चला गया। आते हैं लास्ट पॉइंट पे इस क्वेश्चन के, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी को खत्म करते हैं। स्टॉक कॉस्टिंग 20,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स बीइंग ऑब्सोलीट, खराब हो गई थी, राइट ऑफ कर दिया। द स्टॉक वाज वैल्यूड एट 5,000 एंड टेकन बाय पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये जो स्टॉक खराब हो चुका था, जिसको हम फर्म एज एन फर्म इसको ऑब्सोलीट यानी खराब मान रही थी, जिसको हम राइट ऑफ कर चुके थे, जो कि 20,000 का था, वो पार्टनर्स 5,000 रुपये में लेके गए बराबर बराबर। तो सिंपल है, पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट कर दो और रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है, और क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं मेंशन नहीं है। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इफ देयर इज नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन इन द क्वेश्चन इट इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल। तो हम 2,500 पार्टनर्स में बांट देंगे और रिलायशन को क्रेडिट कर देंगे। स्टॉक रिटर्न ऑफ टेकन बाय पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। होप आपको क्लियर होगी चीज़ें, आपको अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। देखो, जब एक कंबाइंड या कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करोगे ना, तब और अच्छी ग्रिप बन जाएगी। अभी तो क्या है, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज रिवीजन करते करते इलस्ट्रेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जब एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको ज़्यादा बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लियर है? चलो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट नहीं बोलूंगा, सेकंड लास्ट है, क्योंकि अभी क्लोजिंग की एंट्रीज भी देखनी है, वो तो बहुत छोटी सी हैं। गेन होगा तो रिलेशन को डेबिट करना है और लॉस होगा तो रिलेशन को क्रेडिट करना है, वो मैं आपको समझा दूंगा, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है, ये कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बोलूंगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा घुमा देता है चीज़ों के जब हमें चीज़ें समझ नहीं आती। लेकिन मैंने इस वे में नोट्स प्रिपेयर करे कि अगर आप नोट्स को ध्यान से एक एक लाइन पढ़ के चलोगे, समझोगे मेरे साथ, तो आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। एंड मैं इससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारी इलस्ट्रेशन कराने वाला हूँ आने वाली वीडियोज़ में, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है? तो फॉर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस, अब क्या होता है, जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो डिसोल्यूशन के टाइम फर्म को इनकर करने पड़ते हैं। तो हो सकता है, अगर आप जनरली देखो तो फर्म के खर्चे हुए ना, फर्म बंद हो रही है, पार्टनर के पर्सनल खर्चे तो नहीं हुए। तो ये खर्चे जब हम डिसोल्यूशन करते हुए करते हैं एज इन फर्म, तो ये बॉन्ड कौन करता है, मतलब किसकी जेब पे पड़ता है इसका बोझ? फर्म की जेब पे पड़ता है, फर्म को करना पड़ता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर फर्म के खर्चे हैं तो हो सकता है फर्म ने पार्टनर से भी एग्री कराओ कि आप ये खर्चे कर लीजिए, या फर्म पार्टनर को पहले से बोल के रखती है कि हम आपको इतनी अमाउंट देंगे, आपको इतना खर्चा करना है। मतलब खर्चा, ऑल्दो खर्चे की अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, लेकिन अमाउंट पेमेंट जो फर्म ने करनी है पार्टनर को वो पहले से डिसाइडेड होती है। तो अब इसमें क्या है कि जब एक्सपेंसेस हम डिसोल्यूशन के टाइम करते हैं तो उसको रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं तो बहुत सारे खर्चे होंगे। हो सकता है कि हमें एसिड बेचने के लिए कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, या हो सकता है हमें लीगल कुछ खर्चे करने पड़ रहे हैं, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब वो खर्चे के नेचर वो सब हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है कि खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस हैं जो कि डिसोल्यूशन से रिलेटेड है। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर डिसॉल्विंग दी फर्म आर नोन एज रियलाइजेशन और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जो खर्चे फर्म को डिसॉल्व करने के लिए करने पड़ रहे हैं उनको हम रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म। ये खर्चे अब फर्म के तो फर्म ने ही करने। भाई देखो, जो अल्टीमेट बोझ पड़ेगा वो फर्म की जेब पे ही पड़ेगा। बात कहाँ पे आएगी, हमें ये सीखना है कि ये एक्चुअली में जब पेमेंट हो रही है तो कर कौन रहा है। लास्ट पेमेंट तो फर्म ने करनी है ना, आखिरी में तो खर्चा फर्म की जेब पे पड़ेगा। लेकिन ऑन द टाइम जब वो एक्सपेंस एक्चुअली में हो रहा है, उस टाइम पे फर्म अब दे रही है, या फर्म ने पार्टनर से बात करी है, या पार्टनर को बोल रखा है कि हम आपको इतनी अमाउंट दे देंगे। तो हमें वो केसेस पढ़ने कि एट द टाइम ऑफ एक्सपेंस हु इज डूइंग दी पेमेंट, बट फाइनल जो बर्डन है वो तो फर्म का ही है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है, दीज एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द फर्म, द फाइनल बर्डन इज ऑफ द फर्म ओनली। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख भी देता हूँ, द फाइनल बर्डन इज ऑफ द फर्म, इज ऑफ द फर्म। क्लियर है? मैंने क्या लिखा, द बर्डन, द फाइनल बर्डन इज ऑफ द फर्म। खर्चा तो फर्म का ही है,
बॉर्न भी फर्म को करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट कौन करता है वो हम आगे सिनेरियो पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें जनरली क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस बॉर्न बाय द फर्म। हमें अपने प्रॉफिट के पोर्शन को कम करना है, खर्चा है ना हमारा, तो हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल आपको याद रहना चाहिए। आते हैं अब सर्कमस्टांसिस पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन भी समझाऊंगा कि किस तरीके से हमें ये बॉर्न और पेमेंट करनी है। तो सबसे पहला जो सिनेरियो है, अब पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म। एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें पे करने हैं, जो कि फर्म ही बॉर्न करेगी। अब ये रेम्यूनरेशन यहाँ पे क्यों बोला गया, क्या वर्ड है, इस रेम्यूनरेशन का मतलब भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है, अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रेम्यूनरेशन तो देना ही देना है, लेकिन पार्टनर के साथ ये एग्री हो रखा है कि हम आपको इतना पैसा देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, अभी सेकंड और थर्ड पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाना। थर्ड पॉइंट क्या है, अ पार्टनर इज पेड फिक्स्ड अमाउंट इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सेकंड और थर्ड पॉइंट में फर्क कितना है कि जो रेम्यूनरेशन का पोर्शन सेकंड पॉइंट में बोला गया है वो अलग होगा, और जो रियलाइजेशन के खर्चे होंगे उसके लिए फर्म ने पहले से बात कर रखी है कि हम इतना ही पैसा देंगे, वो खर्चों से रिलेटेड। रेम्यूनरेशन जो एक्चुअल होगा वो एक्चुअल मिलेगा। लेकिन थर्ड पॉइंट बोलता है कि रेम्यूनरेशन इंक्लूसिव ऑफ द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब इतना रेम्यूनरेशन प्लस इतना रियलाइजेशन खर्चा मिलाकर हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं। तो तीन सर्कमस्टांसेस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड, जो खर्चा फर्म का है रियलाइजेशन से रिलेटेड, और रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को देना है वो फर्म ने ही बॉर्न करना है, फर्म ही पे करेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट बोलता है कि जो पार्टनर का रेम्यूनरेशन है और जो रियलाइजेशन का खर्चा है वो फर्म ने बॉर्न करना है, लेकिन पे पार्टनर करेगा, उसको फर्म रिइंबर्स करेगी। एंड थर्ड पॉइंट ऑल्सो सेम, कि जो रेम्यूनरेशन है रियलाइजेशन है वो पार्टनर पे करेगा, रिइंबर्स फर्म करेगी, लेकिन उसमें अमाउंट दोनों की मिला के फिक्स है। यहाँ पे सिर्फ रियलाइजेशन के एक्सपेंस की अमाउंट फिक्स है। जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, पहली चीज पढ़ते हैं, अ पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द फर्म। रेम्यूनरेशन और जो खर्चा है रियलाइजेशन का वो फर्म पार्टनर को देगी। ठीक है, अब यहाँ पे रेम्यूनरेशन का क्या मतलब है, रेम्यूनरेशन मींस पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पार्टनर टू कंप्लीट द डिसोल्यूशन। जो सर्विसेज पार्टनर फर्म को दे रहा है डिसोल्यूशन में मदद करने के लिए, वो वाली रेम्यूनरेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जो उसने ड्यूरिंग द फर्म का जो टेन्योर था उस टाइम पे जो सर्विसेज दी थी उसके रेम्यूनरेशन की बात नहीं हो रही, वो हम पीएनएल एप्रो में डील करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो वाला पीएनएल एप्रो में डील होता है। ये जो डिसोल्यूशन है ये वो रेम्यूनरेशन है उन सर्विसेज की जो सर्विसेज पार्टनर ने दी है फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए। तो above remuneration does not include the amount of realization expenses and hence it is borne by the firm। जो ऊपर रेम्यूनरेशन लिखी है उसके अंदर जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है उसकी बात नहीं करी गई है। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जितनी भी रेम्यूनरेशन और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट होगी उतनी अमाउंट से हम रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे। फॉलोइंग जर्नल एंट्री फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ एक एग्जांपल के साथ कि एक्चुअली में हम जो बात कर रहे हैं वो बात किस टॉपिक से रिलेट, मतलब किस पॉइंट से रिलेटेड है, वो कैसे हम डील करेंगे उस बात से। एक सेकेंड, चलो मैं अब आपको बोल रहा हूं कि जब हमने डिसोल्यूशन करा, जब हमने डिसोल्यूशन की बात करी, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो एक तो हो गया जो रेम्यूनरेशन पे करना है, रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे करना है, और एक है जो कि हमें रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करने हैं। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आपको ये पे करने हैं पार्टनर को, लेकिन अभी फर्म बॉर्न कर रही है। कौन बॉर्न कर रहा है, फर्म बॉर्न कर रही है। फाइनल कंक्लूजन तो यही है कि फर्म ही बॉर्न करेगी। पे भी कौन कर रही है, पेड बाय द फर्म। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक एग्जांपल है कि जो मेरे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो ₹10,000 है, और क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। तो इसकी सिंपल सी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी सिंपल सी एंट्री हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों कि मेरे को अपने रियलाइजेशन को डेबिट कर देना है, और इस खर्चे की वजह से फर्म की जेब से कैश चला जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन था कि फर्म के रियलाइजेशन पे खर्चे हुए। तो आपको अब मैं जर्नल एंट्री बताता हूँ। फॉर रेम्यूनरेशन सैलरी टू अ पार्टनर, रियलाइजेशन टू कंसर्न पार्टनर अकाउंट,
अभी मैंने आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस की बताई, तो मैं पहले वो बताता हूँ। फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड बाय एंड पेड बाय द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब आती है अगले पॉइंट की बात। ये तो हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड पॉइंट। अब अगर क्वेश्चन बोलता है कि हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे करा, लेट्स सपोज ₹7,500, तो यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री बनेगी? यहाँ पे जर्नल एंट्री बनेगी कि मेरा खर्चा है, मुझे पार्टनर को पे करने वाला खर्चा है, तो मैं रियलाइजेशन को तो डेबिट कर दूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन मेरे को एक्चुअल में पार्टनर को देना है तो मैं उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता हूं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 7,500, 7,500। तो ये मेरा पॉइंट बन जाएगा कि भाई फर्म ने खर्चा करा रिलायशन से रिलेटेड, तो फर्म की जेब से पैसा चला गया, रिलायशन को डेबिट करा। फर्म ने खर्चा करा पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने के लिए, तो फर्म ने पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, रिलायशन को डेबिट कर दिया। सिंपल है, क्लियर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो रिपीट करके वीडियो एक बार देख लेना, लास्ट में मैं रिवाइज करा दूंगा। अब बात आती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। जो खर्चा फर्म को बेयर करना था वो पार्टनर ने पे करा। अब मैं बोलता हूं आपको अगले एग्जांपल में कि जो मेरा रियलाइजेशन का ये रियलाइजेशन का खर्चा है, जो ये रियलाइजेशन का खर्चा मैंने यहाँ पे लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹10,000, ये वाला खर्चा फर्म का है, लेकिन इसकी पेमेंट किसने कर दी? पेड बाय पार्टनर। तो क्या आपको नहीं लगता फर्म को पार्टनर को पैसा देना चाहिए? फर्म की जेब से तो कुछ पैसा जा नहीं रहा है ना, लेकिन जाना तो फर्म की जेब से चाहिए, क्योंकि फर्म का खर्चा है। अभी फर्म ने खर्चा ना करके पार्टनर ने वो खर्चा करा, तो फर्म की जिम्मेदारी क्या बनेगी कि फर्म अपने खर्चे को तो डेबिट कर दे, रियलाइजेशन को तो डेबिट कर दे, लेकिन पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दे। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने वो खर्चा बियर करा है, तो ये 10,000 रुपये हम पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। सिंपल सा है। मैं आपको और इजी तरीके से समझाता हूँ। लेट्स सपोज ये फर्म है, ठीक है, ये पार्टनर है ए। फर्म बोलती है कि भाई मेरा खर्चा है, मुझे देना है, मेरी जेब से जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है। तो ये लेट्स सपोज इसको ये खर्चा करना है, ये कोई भी XYZ कोई भी है, तो फर्म को देना था लेकिन फर्म ने नहीं दिया, इसने दिया, तो क्या फर्म की जिम्मेदारी नहीं बनती कि फर्म इसको रिइंबर्स करेगी? तो सिंपल है, अगर फर्म ने डायरेक्टली दिया होता खर्चा तो एंट्री क्या बनती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन फर्म ने ये खर्चा पे नहीं करा, फर्म की जेब से अभी कैश नहीं गया, तो फर्म की जगह अगर कैश नहीं गया तो फर्म किसको देगी पेमेंट? पार्टनर को। तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। होप्स आपको क्लियर होगी चीजें, आप कुछ भी कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। अब आता है फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय फर्म पार्टली पेड बाय फर्म एंड पार्टली पेड बाय पार्टनर। सिंपल है, जितना पार्टनर ने पे करा उतना पार्टनर को देना है, जितना फर्म ने पे करा उतना फर्म के कैश से चले जाएगा। तो लेट्स सपोज कि अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस, मैं यहाँ पे फिर से तोड़ देता हूँ एग्जांपल को, अगर ये रियलाइजेशन एक्सपेंस जो मेरा है 10,000 रुपये का, अगर यहाँ पे लिखा होता ब्रैकेट में कि 5,000 बॉर्न बाय 5,000 पेड बाय पार्टनर, तो यहाँ पे एंट्री सिंपल क्या बन जाती? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना फर्म ने पे करा है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 5,000 फर्म का गया, 5,000 पार्टनर का गया, और 10,000 का टोटल मेरा खर्चा हो गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है? तो यही मैंने यहाँ पे टॉपिक में लिखा है कि अब पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द फर्म। पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन पे करना है और जो रियलाइजेशन के खर्चे हैं वो बॉर्न और पे पार्टनर फर्म ने किए। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। सिनेरियो क्या डिफरेंट है? जो ये मेरी फर्म थी ना, प्यारी फर्म, जो मेरी ये फर्म थी, प्यारी सी फर्म जो थी, इसने इसको बोला, ये कौन है? ए है, पार्टनर ए। इसने पार्टनर ए को बोला कि मैं फर्म आपको क्या करूंगी, ठीक है? तो फर्म ने बोला पार्टनर को, ये फर्म है मेरी, फर्म ने बोला पार्टनर को कि मैं आपको क्या पे करूंगी? मैं आपको रेम्यूनरेशन पे करूंगी, ठीक है, जो कि सैलरी, जो कि कुछ भी हो सकता है डिसोल्यूशन से रिलेटेड। एंड मैं आपको सिर्फ इतनी
लेट्स सपोज एक्स अमाउंट ही पे करूंगी फॉर द एक्सपेंसेस। मेरा अब कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस अमाउंट से ज़्यादा खर्चा करो, आप इस अमाउंट से कम खर्चा करो, ये आपके ऊपर है। अगर ज़्यादा हुआ तो आपकी जेब में, कम हुआ तो मैं आपको उतने ही पैसे दूंगी जितने डिसाइडेड हैं, बाकी आपकी सेविंग हो जाएगी वो। तो अगर लेट्स सपोज रेम्यूनरेशन की अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, एक्सपेंसेस की अमाउंट डिसाइडेड है, तो फर्म पहले ही बोल देती है कि रियलाइजेशन के जो भी खर्चे हैं उसके लिए मैं आपको लेट्स सपोज 15,000 रुपये ही दूंगी। तो फर्म ने उसको उतने ही पैसे देने हैं। अब 15,000 से ज़्यादा खर्चा करो या कम खर्चा करो, ये आपके ऊपर है। तो टॉपिक क्या है? अ पार्टनर इज पेड रियलाइजेशन रेम्यूनरेशन एंड एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एग्रीड अमाउंट एज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इन एडिशन टू रेम्यूनरेशन एंड एग्रीड अमाउंट इज पेड टू द पार्टनर टू मीट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन से रिलेटेड, अब कभी कभी होता है ना, जैसे घर में कोई फंक्शन होता है तो हम किसी एक जिम्मेदार इंसान को, जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं कि भाई देख, तेरे को काम करने के तो मैं पैसे दूंगा ही दूंगा क्योंकि तू मेरी मदद कर रहा है, लेकिन साथ में जो खर्चे होंगे ना इस काम को करने के लिए, उसके लिए ये ले 10,000 रुपये। तो इन 10,000 रुपये में से वो खर्चा पूरा कर लियो। अब वो 10,000 हमने उसको दे दिए। अब 10,000 से ज़्यादा खर्चा हो, 10,000 से कम खर्चा हो, वो उसकी जिम्मेदारी। अगर वो कम में निपटाएगा तो उसकी बचत है, उसकी सेविंग है। अगर वो 10,000 से ज़्यादा लगाएगा तो उसका अपना खर्चा हो जाएगा, क्योंकि उसको मैं 10,000 ही दूंगा, 10,000 से ज़्यादा नहीं दूंगा। तो यही सिनेरियो है। फर्म ने पार्टनर को बोला कि आपको डिसॉल्व करवानी है फर्म, डिसॉल्व कराने के लिए जो आप मेहनत करोगे उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी एज एन रेम्यूनरेशन, लेकिन जो भी रेम्यूनरेशन के अलावा रियलाइजेशन के खर्चे होंगे उसके लिए मैं आपको एक्स अमाउंट यानी कि इतनी ही अमाउंट पे करूंगा। द फर्म हैज टू पे द एग्रीड अमाउंट टू द पार्टनर इवन इफ द एक्चुअल एक्सपेंस बोर्न बाय द पार्टनर आर मोर और लेस। फर्म उतने ही पैसे देगी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, ये मैं बता चुका हूँ। तो इसमें रिलेशन अकाउंट को डेबिट करना है और जो भी हमारी एग्रीड अमाउंट है उससे हम पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि फर्म ने तो पार्टनर को ही देना है, फर्म ने कोई भी खर्चा अपनी जेब से नहीं करना है। तो मतलब यहाँ पे ये वाली एंट्री का रोल खत्म हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, अगर ये लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹15,000 पेड बाय पेड टू पार्टनर एंड रेम्यूनरेशन लेट्स सपोज ₹7,500, और ये जो एग्रीड है दिस इज एग्रीड अमाउंट, तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी कि ये जब एग्रीड है तो एग्रीड की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15 और 7 22,500, ये एंट्री हो जाएगी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन पेबल टू पार्टनर, जो पार्टनर को पेबल है, जो पार्टनर को देनी है, वो क्या हो जाएगी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन रिलेशन एक्सपेंसेस पेबल टू दी पार्टनर। अब हो सकता है कि हमने तो बोला पार्टनर को कि आपको हम इतना पैसा देंगे, आप खर्चा करो, लेकिन फिर भी पार्टनर नहीं करता, हमें ही देना पड़ता है। तो हम एक बार तो उसको पे कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें उसे और पे करना पड़ा एक्स्ट्रा, तो हम वो उससे वापस ले लेंगे। समझ रहे हो कहानी? समझ रहे हो भाई? डिसाइड हुआ था कि फर्म पार्टनर को एक एग्रीड अमाउंट देगी, लेट्स सपोज 50,000 रुपये, जो कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस से रिलेटेड होगा, और 5,000 रुपये वो रेम्यूनरेशन के अलग से देगी। तो फर्म ने 55,000 रुपये ऑलरेडी उसे दे दिए, 55,000 फर्म ऑलरेडी दे चुकी है। लेकिन अभी भी जब वो एक्चुअल में खर्चे हुए, अब एक्चुअल जब एक्सपेंसेस हुए तो एक्चुअल एक्सपेंसेस लेट्स सपोज हो गए 15,000, तो वो पार्टनर ने पे नहीं करे, पार्टनर गायब हो गया, वो उसने नहीं करे। तो क्या अब खर्चे हुए हैं, डिसोल्यूशन करना है तो फर्म को करने पड़े ना। जरूरी नहीं है कि गायब हो गया, उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हो, मैनी सिचुएशन आप वो मत सोचो, बट करने किसको पड़े? फर्म को करने पड़े। तो अब फर्म क्या करेगी? भैया मैं तेरे को 50 पहले दे चुकी हूँ, मैं तेरे को रेम्यूनरेशन अलग दिया, मैं तेरे को 55,000 रुपये पहले दे दिए, अब जब एक्चुअल में खर्चे हुए तो भी मुझे करने पड़ रहे हैं, तो भाई ये तो तू वापस कर, 15,000 तो तू मुझे वापस करे, क्योंकि मैं तेरे को ऑलरेडी एग्रीड अमाउंट ऑलरेडी दे चुकी है, तो हम उसकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री मारते हैं, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आई होप समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि रियलाइजेशन के जो खर्चे हैं वो पार्टनर ने ही बॉर्न करने थे और पार्टनर ने ही पे करे। ये जो 15,000 के खर्चे हैं ये फर्म ने नहीं, पार्टनर आ गया, पार्टनर ने कहा रुक जाओ फर्म, आपको नहीं देने, मैं हूँ, आपने मुझे 55 पहले से दे रखे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, आपको नहीं देने, मैं दूंगा। तो ठीक है ना, अगर पार्टनर को हम ऑलरेडी दे चुके हैं तो हम एक एंट्री मारेंगे ये वाली, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद
जो एक्चुअल में खर्चा हुआ अगर वो पार्टनर ही पे कर रहा है तो हमारी उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड आफ्टर दैट। क्लियर हो गया यहाँ तक पॉइंट? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि खर्चे फर्म ने पे करे। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा, खर्चे तो फर्म के हैं लेकिन फर्म ने रेम्यूनरेशन के साथ एग्री कर दिया पार्टनर को कि मैं इतनी अमाउंट रिलेशन की दूंगी। उसमें हमने सिनेरियो पढ़े कि अगर वो खर्चा पार्टनर की जगह फर्म पे करती है तो फर्म उससे वापस ले लेगी। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट और सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है ये जो फिक्स्ड अमाउंट है जो कि रिलाइजेशन एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन को इंक्लूड करके, अब फर्म बोलेगी, वो ये नहीं बताएगी कि रेम्यूनरेशन कितनी है या खर्चों के, वो बोलेगी आई एम गिविंग यू, फर्म विल से दैट पार्टनर साहब, जो ये हमारा पार्टनर है, आई एम गिविंग यू 1,50,000 रुपीज़ कंसोलिडेटेड, जिसके अंदर आपकी आपकी दिहाड़ी यानी कि आपकी रेम्यूनरेशन भी है और जो भी आप खर्चा करोगे वो सब है। मतलब ये पैसे रख लो, ये मेरी जेब से लो, आप ये लो, आपके पैसे ये रखे, आप लो, करो, जाओ जो करना है करो। इसके बाद मेरे पास मत आना कि मेरी दिहाड़ी इतनी बनती है, मेरी इतनी मेहनत लग गई है, कुछ नहीं मिलेगा उसके बाद, ये मिल गया बस खत्म। तो कुछ भी नहीं ना, एंट्री वही रहेगी, एंट्री यही रहेगी सेम, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिनेरियो भी वही सेम रहेगा कि अगर मान लो जब एक्चुअल खर्चे हुए और वहां पे पार्टनर नहीं ना, फर्म आ गई, तो फर्म उससे वो पैसे वापस ले ली क्योंकि वो दे चुकी ना ऑलरेडी। उसने कहा भाई आप ये रख लो, लेकिन जब एक्चुअल में खर्चा हो रहा है तब फर्म को पे करना पड़ रहा है, पार्टनर वहां से गायब है, तो फिर वो फर्म वो पैसा वापस ले लेगी। तो ये बिल्कुल सेम सिनेरियो है, बस फर्क इतना सा है कि सेकंड पॉइंट में रेम्यूनरेशन की अमाउंट फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट फिक्स्ड है। थर्ड पॉइंट कहता है कि रेम्यूनरेशन प्लस रिलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट फिक्स्ड है, इसकी अमाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। एंट्रीज दोनों सिचुएशन में सेम बनेगी, हमें पार्टनर को जो पेबल है हम उसकी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अगर एक्चुअल खर्चे के टाइम फर्म को ही जेब से पैसा देना पड़ रहा है तो जितना पैसा फर्म को देना पड़ रहा है वो फर्म पार्टनर की कैपिटल से ले लेगी, वापस डेबिट कर देगी। और अगर पार्टनर ने ही पे करा तो कुछ भी खर्चा नहीं होगा, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। तो बस हमने यही 3 सिनेरियो पढ़ने थे। अगर मैं आपको इनका कंक्लूजन बता दूं लास्ट में, जितनी भी आपने ये 30 मिनट, जितनी भी मेरी ये वीडियो सुनी है अभी 20 25 30 जितनी भी मिनट हुए हैं, अगर मैं आपको इसका कंक्लूजन बता दूं, तो अगर रिलाइजेशन के खर्चे आर बॉर्न एंड ऑल्सो पेड बाय फर्म, फर्म का खर्चा, मैंने पहले ही टॉपिक शुरू करने से बोल दिया था कि खर्चा फर्म का ही है, डिस्कशन सारी पेमेंट पे होगी। तो पेड बाय दी फर्म, तो रिलेशन टू कैश, रिलेशन तो डेबिट होना ही है यार, हर सिचुएशन में होना है, खर्चा है ना, खर्चा तो डेबिट करना ही है, लेकिन एक्चुअली में किसे क्रेडिट करना है वो यहाँ पे देखने वाली है। तो अगर कैश से पे करा तो कैश को क्रेडिट करना है। रिलेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय दी फर्म बट आर पेड बाय दी पार्टनर, खर्चा फर्म का था लेकिन पेमेंट पार्टनर ने करी, तो हमारी जिम्मेदारी है हम पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करें क्योंकि हमें उसे पेमेंट करनी है। तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर रिलेशन का खर्चा और पार्टनर नहीं करना था, हमने वही सेकंड और थर्ड सिनेरियो था उसको दे रखी थी और उसी ने करा, तो हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं मारनी, हमारी कोई जर्नल एंट्री नहीं, हमने एक बार पे कर दिया ना, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब जब पेमेंट की एंट्री हो रही है तो वो खुद करेगा, खुद देखेगा क्योंकि उसी का था, उसी को करना था, हम ऑलरेडी उसको पैसा दे चुके हैं। अगर लेकिन अब पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर एन एग्रीड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, पार्टनर एग्री करता है तो वो एग्री के लिए ये वाली एंट्री, ठीक है। अगर खर्चा भी पार्टनर का और करना भी उसे ये तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं हुई, कुछ पेबल भी नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट, रिलेशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, अगर पार्टनर को पे करना था और हमने पे करा तो हम उतना उससे वापस ले लेंगे। तो अगर आप ये लास्ट की 5 एंट्रीज भी ध्यान में रखोगे तो आपके क्वेश्चंस पे ग्रिप बन जाएगी, ऊपर की पूरी कहानी छोड़ दो। मेरे को आपको कॉन्सेप्ट बहुत डीपली समझाना था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ एक एक नोटिंग के साथ समझाई। लेकिन अगर आप ये 5 एंट्री भी ध्यान रखोगे तो आपका टॉपिक कवर। मैं हल्का सा फटाफट रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने आज आपको क्या पढ़ाया इस वीडियो में। हमने कहा कि अगर कोई भी रिलेशन का खर्चा है तो उसको कैसे बेयर करना है, खर्चा फर्म का है, फर्म का ही फाइनल बर्डन है, ठीक है। 3 सर्कमस्टांसिस है, पार्टनर को हमें रेम्यूनरेशन और रिलेशन खर्चे पे करने हैं लेकिन फर्म नहीं पे करे, फर्म के ही खर्चे हैं, तो हम सिर्फ एंट्री मारेंगे रेम्यूनरेशन अगर कर रहे हैं तो रिलेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर हम रिलेशन का खर्चा कर रहे हैं तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, अगर फर्म की जगह पार्टनर खर्चा कर रहा है रिलाइजेशन का तो रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्शियली कर रहे हैं तो जितना फर्म ने करा उतना कैश में जाएगा, जितना पार्टनर ने करा उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं, अब पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन एंड ऑल्सो एग्रीड अमाउंट एज रिलाइजेशन, हमने क्या बोला कि रेम्यूनरेशन देनी है लेकिन जो रिलाइजेशन का खर्चा है वो अमाउंट एग्री हो चुकी है और हम सब पार्टनर को देंगे।
तो एंट्री सिंपल बन जाएगी कि रिलायशन को डेबिट करना है टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद पार्टनर की जिम्मेदारी वो खर्चा करे या ना करे, ज़्यादा करे कम करे, सब उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर खर्चे के एक्चुअल टाइम पे फर्म को पे करना पड़ गया तो उतनी अमाउंट हम पार्टनर से वापस ले लेते हैं। एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर पेड बाय द फर्म। बॉन किसे करना था? पार्टनर को, लेकिन करा किसने? पे किसने करा? फर्म ने करा, तो हम उतना पैसा उससे वापस ले लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमने ये पढ़ा कि कैपिटल रेम्यूनरेशन और रिलायशन एक्सपेंसेस दोनों मिला के एक फिक्स्ड अमाउंट दे देनी है। एंट्री सारी की सारी सेम है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पे रेम्यूनरेशन की अमाउंट फिक्स नहीं थी, सिर्फ रिलायशन एक्सपेंसेस अमाउंट एग्री हुए थे। यहाँ पे दोनों को मिलाकर एक अमाउंट फिक्स एग्री करके हमने दी है। मैंने आपको लास्ट में बोला कि अगर आप 5 एंट्रीज पे ग्रिप बना लोगे, सिर्फ 5 एंट्रीज पे, रिलायशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय दी फर्म, फर्म का खर्चा फर्म ने पे करा, तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर रिलायशन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय दी फर्म पेड बाय दी पार्टनर था तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिलायशन के खर्चे बॉर्न और पे पार्टनर ने करे, पार्टनर को करने थे, पार्टनर ने करे, तो नो जनरल एंट्री। अगर पार्टनर एग्री करता है कि मैं खर्चा करूंगा तो रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर को बॉर्न करने थे और फर्म ने पे करे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। खत्म कॉन्सेप्ट। अब इसका एक बढ़िया सा इलस्ट्रेशन करेंगे अगली वीडियो में, फिर सीबीएसई के क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरी ग्रिप बन जाएगी। एक बार फिर से ये वीडियो देख लेना, कहीं पे कोई समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। रिवाइज करो वीडियो को, 8वां पार्ट है, अभी और बहुत सारे पार्ट आने हैं। कहीं पे कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज़ 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 कमेंट करो। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी आपकी डाउट के लिए अवेलेबल हूँ, और भी बहुत सारी रिवीजन वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है। मैंने पहले ही कहा था, दिस इज़ नॉट अ रिवीजन, दिस इज़ अ डिटेल्ड रिवीजन। आपको बहुत डिटेल में मैं रिवीजन कराऊंगा विद एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरी क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी लंबी बन गई क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।